छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की एक बड़ी जानकारी के साथ शुरुआत कर रहे हैं। संभावित मंत्रिमंडल की लिस्ट सामने आ चुकी है। बृजमोहन अग्रवाल मंत्री बनाए जा सकते हैं। अजय चंद्राकर का नाम भी इस मंत्रियों की लिस्ट में शामिल है। इससे पहले भी हमने लगातार आपको बताया, जो नाम हम बता रहे हैं संभावना निश्चितता में बदल जाती है। नाम जान लीजिए फटाफट। ओपी चौधरी, धर्मलाल कौशिक, ये भी मंत्री बन सकते हैं। तो 12 संभावित नाम कौन कौन से हैं वो बताते हैं आपको। बृजमोहन अग्रवाल रायपुर संभाग से आते हैं, जनरल कैटेगरी के हैं। अजय चंद्राकर रायपुर संभाग से, लेकिन ओबीसी को साधने का प्रयास इस नाम के साथ। पुरंदर मिश्रा रायपुर संभाग से, जनरल से आते हैं। संभागवार अगर आप देखेंगे तो अलग लिस्ट, लेकिन ये जातिगत समीकरण समझने का प्रयास। जातिगत और संभागीय समीकरण दोनों को साधने की कोशिश के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। ओपी चौधरी नाम लगभग तय था, बिलासपुर संभाग से आते हैं, ओबीसी चेहरा है। कहा गया था आप ओपी को जिताइए, बड़ा इन्हें मैं करूंगा। किसने कहा था? अमित शाह ने यह बात कही थी। ओपी चौधरी बिलासपुर संभाग से आते हैं, ओबीसी। धर्मलाल कौशिक बिलासपुर संभाग, ओबीसी। केदार कश्यप बस्तर संभाग, आदिवासी वर्ग से, एसटी वर्ग से। लता उसेंडी बस्तर संभाग, आदिवासी महिला, एसटी। लता उसेंडी के पास पहले भी जिम्मेदारी रह चुकी है। किरण देव बस्तर संभाग से आते हैं, जनरल कैटेगरी के। हालांकि रामविचार नेताम सरगुजा संभाग से, आदिवासी वर्ग के तौर पर जब पहचान होती है तब उनका नाम भी सबसे पहले। गोमती साय सरगुजा संभाग से आती है, आदिवासी महिला, एसटी कैटेगरी से। डोमन लाल कोरसेवाड़ा जो दुर्ग संभाग के हैं, एससी कैटेगरी से आते हैं। गजेंद्र यादव भी शामिल हैं संभावित मंत्रियों की लिस्ट में, दुर्ग संभाग से हैं, ओबीसी चेहरा है। ये तमाम संभावित नाम जो हमने आपको लिस्ट के तौर पर दिखाए हैं, पूरी संभावना कि धीरे धीरे निश्चितता में ये तमाम नाम परिवर्तित हो। संभावित मंत्रिमंडल की एक लिस्ट सामने आ गई है। 12 नाम इसमें है। मेरा ख्याल है अवंतिका 12-13 की गुंजाइश यहां पर रहती है। और मुख्यमंत्री का एक अगर हटा दिया जाए तो 12 से 13 नाम, और लगभग यही नाम इससे पहले भी हमने आपको बताए हैं। चुनाव के दौरान भी जो हमने लिस्ट आपको बताई थी वही लगभग फाइनल हुई, और अब ये 12 संभावित नाम आपकी स्क्रीन पर। चलिए और ज्यादा चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ अभिषेक शुक्ल जुड़ रहे हैं, डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। अभिषेक बताइएगा, जो लिस्ट सामने आई है, आप कितनी सत्यता इसमें देखेंगे और आगे जाकर कितने नाम निश्चित हो सकते हैं? देखिए, ये जो संभावित लिस्ट है न्यूज 18 के पास, ये संभावित लिस्ट है, और इस संभावित लिस्ट में जो है ज्यादातर नाम, बल्कि कहा जाए ये लिस्ट 12 लोगों की जो लिस्ट है, 10 की अभी गुंजाइश है। तो 3 बन चुके हैं मुख्यमंत्री, और 2 मुख्यमंत्री को अगर लिया जाए तो 2 मंत्री बन चुके हैं, अरुण साव और विजय शर्मा। तो 10 की गुंजाइश अभी बची है। और ये जो लिस्ट में नाम सामने आ रहा है, ये नाम दौड़ में सबसे आगे हैं, चर्चा में सबसे आगे हैं और प्रबल दावेदार हैं। और ये जो लिस्ट है तमाम समीकरण की भी पुष्टि कर रही है कि बाकायदा इसमें सामंजस्य है, समन्वय है, ना सिर्फ जाति आधार पर बल्कि संभाग के आधार पर, कास्ट के आधार पर, लोकसभा के आधार पर। बस्तर से लेकर सरगुजा तक, या रायपुर संभाग की बात कर ले, या बिलासपुर संभाग की हम बात कर ले, दुर्ग संभाग की बात कर ले, ये तमाम सामंजस्य इस लिस्ट में यहाँ पर दिख रहा है। और आदिवासी चेहरे भी हैं, महिला जो कैंडिडेट्स हैं जो आगे चल रहे दौड़ में, उनके भी नाम इसमें है। ओबीसी भी हैं, जनरल भी हैं, सदनामी समाज के भी लोगों का प्रतिनिधित्व इस लिस्ट में दिख रहा है। तो आप मान सकते हैं कि बहुत प्रबल दावेदार ये सभी यहाँ पर है, जो इस लिस्ट जो न्यूज 18 के पास है। लगभग अगर यही लिस्ट मंत्रिमंडल के तौर पर सामने आ जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जी 10 की गुंजाइश है, जैसा आपने बताया। अवंतिका अभी डिकोड भी कर रही थी, एसटी से कौन आ रहा है, जनरल से कौन आ रहा है, ओबीसी से कौन आ रहा है। ये लिस्ट इस लिहाज से भी कि अभी 24 का रण बाकी है, उस हिसाब से भी इसे साधा जाएगा, संभाग के हिसाब से, जाति के हिसाब से, उसका फोकस नजर आ रहा है 2024 का। जी बिल्कुल सही बात है कि 2024 ही अगला टारगेट है, और 2024 को ध्यान में रखकर भी बहुत सारे फैसले ना सिर्फ छत्तीसगढ़ ललित बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी किए गए। इसीलिए ये लिस्ट और ज़्यादा इस चर्चा को पुष्टि करती है कि ये लिस्ट अगर अंतिम लिस्ट मान ली जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, यही लिस्ट सामने आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि इसमें नए और पुराने, आज मुख्यमंत्री खुद ने इस बात के संकेत दिए हैं कि नए और पुराने का कॉम्बिनेशन होगा मंत्रिमंडल। तो अभी तक जो चर्चा और कयास चल रहे थे कि बिल्कुल नए लोगों को शामिल कर लिया जाएगा, पुराने लोगों को नहीं इसमें रखा जाएगा,
लेकिन मुख्यमंत्री ने न्यूज 18 की उस लिस्ट की एक तरीके से पुष्टि की है। न्यूज 18 ने जब भी संभावित नाम दिखाए उसमें पुराने चेहरों को जगह मिली है और मुख्यमंत्री का आज का ये बयान कि नए और पुरानों का मिश्रण होगा। न्यूज 18 के कम से कम इस बात की अभिषेक, जो मध्य प्रदेश में भी हम देखते हैं, दिग्गजों पर सवाल था कैबिनेट में क्या रखे जाएंगे या नहीं, संभावित लिस्ट में तो नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या संगठन स्तर पर भी जिम्मेदारी निभाने के तौर पर देखा जा सकता है उनको? एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएंगे। दिग्गजों को लेकर मैं पूछ रही थी सवाल आपसे। ओपी चौधरी का चूंकि जिक्र आप कर रहे हैं, केदार कश्यप का आप जिक्र कर रहे हैं, महज कैबिनेट में नजर आने वाले या कुछ ऐसे दिग्गज भी जो संगठन स्तर पर नजर आए? देखिए, जो कैबिनेट में होगा वो संगठन में नहीं होगा, ये तो बिल्कुल साफ है, क्योंकि उसके बाद जो कैबिनेट में आने से बच जाएंगे उनको संगठन में जगह दी जाएगी जाति समीकरण के आधार पर और लोकसभा को ध्यान में रखते हुए, तो उनको वहां पर एडजस्ट किया जाएगा। वैसे भी तब जो महामंत्री हैं, सारे महामंत्री चुनाव लड़े थे, बीजेपी के चुनाव जीत गए और प्रबल दावेदार हैं मंत्री पद के, तो नए महामंत्री भी आएंगे, नए प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो अरुण साव हैं वो डिप्टी सीएम बन चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं। तो संगठन में तो एक बार मैं चाहूंगा मिलता है। एक बार मैं चाहूंगा कि आप एक बार सरसरी तौर पर जरा लिस्ट देखें, फिर इससे जुड़ा मेरा सवाल भी रहेगा और आप सरसरी तौर पर वो देखें। मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, गजेंद्र यादव का नाम है, डोमन कोरसेवाड़ा का नाम है, गोमती साय का नाम है, रामविचार नेताम का नाम, किरण देव, लता उसेंडी ये पहले भी जिम्मेदारी ले चुकी है, केदार कश्यप, धर्मलाल कौशिक इनके पास जिम्मेदारी रही है, ओपी चौधरी ये सबसे ज्यादा हाईलाइटेड नाम इस इलेक्शन के दौरान रहा है, पुरंदर मिश्रा, अजय चंद्राकर, ब्रजमोहन अग्रवाल, ये वो तमाम नाम हैं। लेकिन जैसे अभिषेक बता रहे हैं कि गुंजाइश 10 की है, ये लिस्ट 12 की है, तो अभिषेक एक बार फिर मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि कौन से दो ऐसे नाम होंगे जिनकी दावेदारी में थोड़ा दम कम है, या वो नाम हट सकते हैं, वो नाम नजर नहीं आएंगे, एक अंदाजा जी। देखिए ललित, ये कहना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि ये सभी प्रबल दावेदार है और जो केंद्रीय नेतृत्व का जो अंदाज है उसको देखते हुए उसमें कई सारे कुछ नए नाम भी हैं, जैसे कि पुरंदर मिश्रा को जब टिकट मिला था तब बड़े सभी चौंके थे कि आखिरकार ये दौड़ में कहां से आ गए। आज तक पुरंदर मिश्रा का नाम एक्टिव पॉलिटिकल व्यक्ति के रूप में कभी नहीं आया था, लेकिन उनको टिकट मिली। टिकट ना सिर्फ मिली बल्कि उनको ये भी दावा किया जा रहा था कि वो हार जाएंगे, लेकिन वो अच्छी खासी मार्जिन से जीत कर पहुंचे। ऐसे में अब चर्चा है कि पुरंदर मिश्रा, क्योंकि उड़िया समाज के बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, तो उनको मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जा सकता है एक जनरल फेस के तौर पर। जिस कैंडिडेट को कमजोर माना जा रहा था आज वो मंत्रिमंडल में शामिल होने की नौबत है, तो आप समझ सकते हैं कि किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। जाहिर तौर पर जिस तरह के परिणाम आए हैं, जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे और छत्तीसगढ़ की आवाम ने जो सब कुछ बदल कर रख दिया है, हालांकि टीम माथुर से जुड़ा एक बड़ा सवाल भी रह गया था, लेकिन फिर कभी उस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत, जानकारी और विश्लेषण के लिए। और छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बड़ा अपडेट भी अवंतिका मिल रहा है इस वक्त। निश्चित ही सीएम विष्णुदेव साय जिनकी तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नए और पुराने चेहरों की मिली जुली जो लिस्ट हम आपको संभावित तौर पर भी दिखा रहे हैं, उसको लेकर आपको लगता है कि कैबिनेट में कहीं ना कहीं तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। कल दिल्ली में मंथन हुआ था, देर रात तक बैठक चली। दिल्ली से जैसे ही वापस लौटे सीएम विष्णुदेव साय क्या कह रहे थे, सीधे आपको सुनाते हैं। देखिए, कल शाम को पहुंचे थे और सवेरे वापस आए। तो आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई है और कुछ चर्चाएं हुई हैं और बहुत शीघ्र मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। नए चेहरों को भी मौका मिलेगी ऐसे बिल्कुल, नए चेहरे भी और पुराने चेहरे भी सब मिला जुला के रहेगा। सर कब तक हो जाएगा नाम तय? विधानसभा सत्र के बाद या पहले सत्र? थोड़ा इंतजार करिए, बहुत जल्दी हो जाएगा। सर ये बहुत सारे जो किसान हैं सर वो चिंता में है कि जो आप लोगों ने घोषणा की सर 3100 रुपये देगा, तो जो किसान अभी धान बेच रहे हैं उनको उसी रेट पर मिलेगा क्या पैसा? जी बिल्कुल, जो इस सत्र में धान बेच रहे हैं
मोदी की गारंटी में जो वादा हम लोगों ने किया है 3100 रुपये प्रति क्विंटल और 1 एकड़ में 21 क्विंटल, उसी हिसाब से उनको उसका भुगतान मिलेगा। और अब बात विधानसभा सत्र से जुड़ी हुई। रायपुर से बड़ा अपडेट आपको बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र 19 दिसंबर से होना है। सुबह 11 बजे से प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम आपको नजर आएंगे। विधानसभा में तमाम नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री समेत तमाम विधायक मौजूद रहने वाले हैं। 20 दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण है। राज्यपाल सरकार की प्राथमिकता पर अपनी बात रखेंगे और 21 दिसंबर को सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा क्रम रह सकता है, क्योंकि जो गारंटियां प्रधानमंत्री के नाम पर दी गई, जनता को भी ये उम्मीद है, ये इंतजार है कि आखिर कब पूरी होती है। अनुपूरक बजट के साथ ही हो सकता है कि इसकी शुरुआत हो। 5000 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट ला सकती है सरकार, इस पर चर्चा हो सकती है। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार बैठकें कर रहा है। एक विधायक दल की बैठक भी इससे पहले, जिससे विपक्ष सरकार को घेर सके उन तमाम गारंटियों के आधार पर। और अब राजधानी रायपुर का जिक्र, जहां आदिवासी विधायकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। समारोह में सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल हुए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित हुआ। नए निर्वाचित आदिवासी विधायकों का सम्मान इस दौरान किया गया। आदिवासी विधायकों का सम्मान समारोह, नवनिर्वाचित जो विधायक हैं, आदिवासी वर्ग से आते हैं, उनका यह सम्मान समारोह था। और इस बीच बात बड़े बयान की। सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया है, किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं। मोदी की गारंटी को पूरा करेंगे हम, उसी दाम पर किसानों से धान खरीदा जाएगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। क्योंकि तमाम जो किसान हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि समर्थन मूल्य बढ़ा हुआ, जिसका ऐलान घोषणा पत्र में था, कब तक पूरा होगा और उसके बाद क्या धान खरीदी उस दाम पर कर पाएंगे। तो ये निश्चित तौर पर साफ कर दिया है सीएम विष्णुदेव साय ने कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो वादे किए गए थे उन्हें धरातल पर उतारने का काम लगातार चल रहा है। और अब रायपुर से बड़ी खबर, हार के बाद कांग्रेस में मचा हुआ है हाहाकार। तो पूर्व विधायक चुन्नी लाल, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और मुझे लगता है कि महज एक ऐसे व्यक्ति नहीं है जो हार के बाद इस्तीफा दे रहे। इससे पहले भी तमाम नेताओं की श्रृंखला आपने देखी है, न सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर बल्कि नाराजगी काफी बढ़ रही है कांग्रेस में। उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है फिलहाल, दीपक बैच को रेजिग्नेशन भेज दिया। इससे पहले मोहित केरकेट्टा, जिन्होंने इस्तीफा दिया था, हालांकि समझाइश के बाद उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया। तो यह घटनाक्रम अभी चल रहा है कांग्रेस में। हार के बाद इस तरह की स्थितियां हैं, असंतोष है, नाराजगी है, सब निकलकर अब धीरे धीरे बाहर आ रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मुझे 4 साल पहले से जिम्मेदारी दी गई थी प्रदेश में उपाध्यक्ष पद पे। मैंने विभिन्न अपने दायित्वों का निर्वहन किया, अलग अलग क्षेत्रों में मुझे जिम्मेदारी भी दी गई। और जहां अभी विधानसभा चुनाव 2023 के छत्तीसगढ़ में हुए, उसमें मुझे ड्यूटी भी लगाई गई। लोकसभा रायगढ़ में 4 विधानसभा थे, वहां पे 4 विधानसभा में 3 विधानसभा में रिजल्ट भी आया अच्छा। जिस जिले में मैं रहता हूं, यहाँ भी बिलासपुर का मैं प्रभारी में था, वहां भी कोटा और मसूरी जैसे में सफलता भी मिली। लेकिन इस प्रकार से करारी हार जो मिली छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस में जो हम लोग थे, तो मैं वाकई व्यथित हूं और मेरा मन दुख हुआ उसमें। तो मैं अपने पद से त्याग किया, अपने आप को इस पद से अलग कर। रायपुर आपको लिए चलेंगे, सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल, भारी बहुमत की आशा करने वाली कांग्रेस, उसे अब विपक्ष में बैठना पड़ रहा है, मुश्किल होगा डाइजेस्ट करना। लेकिन दूसरी तरफ अंतर कलह एक बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई, उसके बाद नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए इस्तीफों का दौर लगातार चल रहा है। बहुत बड़ी चुनौती संगठन के लिए। युगल, ये बिल्कुल अवंतिका, जिस तरह से जब कांग्रेस चुनाव से पहले एक मंच पर सभी बड़े नेता देख रहे थे, तो ये लग रहा था कि सब ठीक चल रहा है। लेकिन जैसे कांग्रेस को करारी हार मिली, उसके बाद बयानबाजी का दौर लगातार जारी रहा।
विनय जायसवाल है वो लगातार बयान देते रहे, और इसके अलावा तमाम जो बड़े जो नेता हैं वो एक एक करके जो बयान देते रहे, और जो इस्तीफे का सिलसिला है वो लगातार जारी है। अभी फिलहाल जो पूर्व विधायक है अकलतरा के चुन्नीलाल साहू, उन्होंने एक पत्र भेजा है दीपक बैज को, प्रदेश अध्यक्ष को, और उसमें जिक्र किया है कि कोटा, मस्तूरी, इसके अलावा रायगढ़ लोकसभा का उन्हें प्रभारी बनाया गया था, लेकिन वहां उन क्षेत्रों पर कांग्रेस की जीत तो मिली है, लेकिन प्रदेश की बड़ी करारी हार की वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अभी कांग्रेस में जो कलह है वो एक एक करके सामने आ रहा है, और कांग्रेस को इस बात को मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि जब विषम परिस्थितियां होती हैं तो एकजुटता होनी चाहिए। जब सत्ता में है तो एकजुटता हर कोई का दिखता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जब कांग्रेस है उसमें फूट दिखेगी तो आने वाले 2024 में जब लोकसभा का चुनाव है उसमें उसके परिणाम है वो बिल्कुल दिखाई देंगे। तो इस्तीफे का दौर लगातार जारी है, साथ ही साथ बयानबाजी है वो भी लगातार जो कांग्रेस के बड़े नेताओं की ओर से। अब ये बात भी सही है, अब आहत हो रहे हैं, इससे पहले ही अगर सत्ता में रहते हुए अहंकार त्याग देते तो शायद आहत होने की नौबत आती भी नहीं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और सत्ता संगठन की बात, कुछ और खबरें रायपुर से अगली बड़ी जानकारी। आईटी टीम की 7 ठिकानों पर रेड खत्म हो चुकी है, 43 ठिकानों पर अभी भी कार्रवाई जारी है। आयकर विभाग ने बैंक लॉकर्स को भी खंगाला है। बैंक लॉकर्स में जमीन के कागजात, कैश बरामद हुआ है, बैंक लॉकर्स से जेवर बरामद हुए। छापेमारी में 15 छापे की कार्रवाई में 15 करोड़ कैश बरामद हुआ है। जांच के दायरे में 18 प्रतिष्ठान। 3 संचालकों ने टैक्स चोरी स्वीकार भी कर ली है। साइबर टीमें डिलीटेड मैसेज रिकवर करने में लगातार जुटी हुई। एक बड़े स्तर पर कार्रवाई अब छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, और निरंतर 43 ठिकानों पर एक कार्रवाई चल रही है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, कुछ और खुलासों की उम्मीद। टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जिसमें अलग अलग प्रतिष्ठानों पर रेड पड़ी। बड़ी बात यह कि कई ऐसे संचालक जिन्होंने माना भी कि टैक्स चोरी लंबे अरसे से चलती आ रही थी। और आज है बाबा घासीदास की जयंती। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है। गुरु घासीदास बाबा ने एक समान रहने का उपदेश दिया, और इस बात का जिक्र इन शब्दों में किया है सीएम विष्णुदेव साय ने। प्रदेशवासियों को बधाई दी। छत्तीसगढ़ वासियों को मनखे एक समान का उपदेश देने वाले परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बलरामपुर में 150 बोरी अवैध धान जब्त की गई है। 2 वाहनों से अवैध धान को पकड़ा गया। झारखंड और यूपी से ये लाया जा रहा था अवैध धान। धान समितियों में खपाने की तैयारी थी। सबसे ज्यादा जो धान का समर्थन मूल्य मिलता है वो छत्तीसगढ़ में। यही वजह है कि धान खपाने की कोशिश होती है। धान खरीदी शुरू होते ही बिचौलिए सक्रिय हैं, तस्कर सक्रिय हैं। एसडीएम रामानुजगंज के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। आपको बताएं कि कई सारे चेक पोस्ट भी लगाए गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र, उड़ीसा जैसे सीमावर्ती क्षेत्र जहां से लगातार धान को खपाने का प्रयास छत्तीसगढ़ में चलता है। बड़ी खबर कोंडागांव से। धान के ढेर में आग लग गई और किसान की मेहनत पूरी तरह चौपट हो गई। काफी सारा धान जो रखा हुआ था जलकर नष्ट हो चुका है। बिंझे पंचायत के चिखला डीही की पूरी घटना। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उस समय की जब आग बुझाने का प्रयास किसान और उसके सहयोगी की तरफ से किया जाता, लेकिन पूरी मेहनत जलकर नष्ट हो गई। तस्वीरें आप देखिए, कोंडागांव की तस्वीरें हैं। मुआवजे की आस निश्चित तौर पर अब किसान को होगी, लेकिन धान के ढेर में आग कैसे लगी ये स्पष्ट नहीं हो पाया। इधर गरियाबंद जिले में आरटीआई कार्यकर्ता विनीत पाखड़ ने एक पारख ने, माफ कीजिएगा, बड़ा खुलासा किया। उन्होंने नगर पंचायत राज्य में करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। तो आपको बताएं कि नगर पंचायत में 43 प्लेसमेंट कर्मचारी उनकी तरफ से कहा गया है, लेकिन 10 अतिरिक्त लोगों का पैसा कई सालों से निकाला जा रहा है। उनका आरोप यह भी है कि ई टेंडर की बजाय मैनुअल टेंडर निकालकर अधिकारी अपने चहेतों को लगातार फायदा पहुंचाकर करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं। इस मामले पर सीएमओ का कहना है कि नगर पंचायत में एक भी कर्मचारी अधिक नहीं है। जैसा कि आरटीआई कार्यकर्ता आरोप लगा रहा है करोड़ों के भ्रष्टाचार का, सीएमओ की तरफ से जवाब आया कि एक भी कर्मचारी अधिक नहीं है। हमारे यहाँ प्लेसमेंट कर्मचारी 43 हैं और प्लस 10 स्वच्छता कमांडो, कुल 53। वो भी प्लेसमेंट कर्मचारी के में आते हैं? नहीं, वो प्लेसमेंट में नहीं है, लेकिन उनका हम जो पेमेंट है प्लेसमेंट के साथ ही निकालते हैं, इसलिए वो ऐसा दिख रहा है।
बाकी हमारे यहाँ एक भी कर्मचारी अधिक नहीं है। और अब खबर जशपुर से, जहां हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। पत्थल गांव में हाथी का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। धान केंद्र में घुसकर इसने धान खाने की कोशिश भी की। 3 घरों को इसने क्षतिग्रस्त कर दिया है। वन विभाग लगातार हाथी से दूर रहने की अपील कर रहा है। जशपुर के ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें घर भी आप देखिए किस प्रकार से क्षतिग्रस्त नजर आते हैं। लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई। इधर सूरजपुर में लगातार वनों की अवैध कटाई हो रही है। वन विभाग वनों की अवैध कटाई रोकने में लाचार नजर आता है। विभागीय कार्यशैली पर सीधे सवाल खड़े होते इसके बाद रामानुज नगर वन परिक्षेत्र के अंबिकापुर सीमावर्ती जंगल केतकी लेंगा में इन दिनों वन तस्करों के हौसले बुलंद हैं। रात को वन तस्कर जंगलों में अवैध पेड़ों की कटाई कर रहे हैं और ऐसे में चंद वनकर्मी वन तस्करों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम है। इधर डीएफओ का कहना है कि मामले की जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। इस तरह के जवाब डीएफओ की तरफ से दिए जा रहे हैं। वन विभाग लगातार नाकाम है। अवैध कटाई के सिलसिले चल रहे हैं। और अब छत्तीसगढ़ टॉप 20।